नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर जिस भाई की पूर्व जन्म की कहानी हम आप सभी को बताने जा रहे हैं, हमारे ये प्यारे भाई पिछले 10 वर्षों से अपने जीवन के अंदर तरक्की करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्यारे भाई ऐसा बताते हैं कि इनका किसी ज़माने में एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र हुआ करता था, जो कि इनके एक दूर के रिश्ते से इनका कज़न ब्रदर भी लगता था। आज वही घनिष्ठ मित्र जो कि इनके बहुत करीब था, इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। न केवल इनके उस घनिष्ठ मित्र ने इनको बिजनेस में नुकसान पहुंचाया, इनका आर्थिक नुकसान कराया, बल्कि पिछले काफ़ी समय से यानी कि कई सालों से इनको ऐसा पता है कि इनका घनिष्ठ मित्र और उनके परिवार वाले विशेषकर इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करा रहे हैं, क्योंकि जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के आसपास के ही वो इनके जो कज़न है वो भी रहने वाले हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इनके घर में मिलना, इनके घर के बाहर बिल्कुल जहाँ पे जैसे आप बाहर कदम रखते हैं उसके बाद कई सारी ऐसी चीज़ों का पड़ा होना, इनको उस चीज़ से इशारा मिल रहा था कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि इस प्रकार की क्रियाएं करा रहा है। और ये बताते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर इनका केवल नुकसान ही नुकसान हुआ है। इन्होंने जो कुछ भी अपने जीवन में करने का प्रयास किया है उसके अंदर इन्होंने मुंह की ही खाई है। तो ये भाई इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान थे कि मैंने इसका ऐसा क्या बिगाड़ा, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसके अंदर ऐसी घृणा मेरे प्रति क्यों है, ये भाई जानना चाहते थे। इसी के साथ साथ ये बताते हैं कि लगभग जिस समय ये जो चैप्टर है ये अपने इनके इस कज़न के साथ काम करने का इनका शुरू हुआ था, उसी समय पर एक कन्या इनके जीवन के अंदर आई थी। ये ऐसा बताते हैं कि ये जिस शहर के रहने वाले हैं उस शहर के अंदर हीरों का व्यापार होता है। हीरों के लिए वो जो शहर है पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो जगह जगह पर डायमंड फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जहाँ पे डायमंड्स की कटिंग का काम होता है। और ऐसे ही एक डायमंड फैक्ट्री के अंदर इनको एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिल गई थी। और इसी नौकरी के दौरान इनकी मुलाकात एक कन्या से हुई जो कि उसी दफ्तर के अंदर वो भी ऑफिस के अंदर काम किया करती थी, लेकिन किसी और रोल के अंदर थी। कुछ ही समय के अंदर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। और ये बताते हैं कि वो कन्या आज तक भी, वो नौकरी छोड़े हुए इनको 10 साल हो चुके हैं, मतलब 9.5 साल हो चुके हैं, क्योंकि 6 महीना इन्होंने वो नौकरी करी थी, लेकिन वो 6 महीने की जान पहचान को वो कन्या आज भी निभाती है। इस समय भाई की जो उम्र है, जैसे विवाह करने की जो उम्र होती है, वो थोड़ी इनकी निकलती जा रही है। और यही केस इन उस कन्या के साथ भी है। इन दोनों का आपस में विवाह होना थोड़ा संभव कम है, क्योंकि इनका जैसे थोड़ा जाति का, इनका कास्ट का आपस में थोड़ा कुछ आपस में समस्या है। लेकिन ये बताते हैं कि वो कन्या इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसका विवाह कहीं और भी हो सकता है। इनको इतने ज़्यादा समय से आर्थिक तंगी चल रही है, तो इनके मना करने के बावजूद भी जैसे इनकी आपस में बात होती है, वो पूछती है, वो इनको आर्थिक रूप से भी कितने वर्षों से सपोर्ट कर रही है। ये एक बताते हैं कि मैं हमेशा से उनको कहता हूँ कि मैं आपके पैसे जो आपने लगाए हैं, मेरी मदद करिए, वो मैं आपके चुका दूंगा, लेकिन आप मेरी वजह से अपना जीवन ना खराब करें, मेरा इंतज़ार ना करें, आप आगे बढ़ जाएं। लेकिन ये बताते हैं कि मुझे ऐसी फीलिंग है, और इनको इस प्रकार के कुछ सपने भी आते हैं जिसके अंदर जो भी शक्तियां हैं, जो ब्लैक मैजिक इनके ऊपर किया जा रहा है, वो जो शक्तियां हैं इनको हर तरफ से उसने ब्लॉक कर रखा है। वो इस कन्या से भी उनको नहीं मिलने दे रही है। और कहीं ना कहीं बल्कि ये जो कन्या है ये कुछ ऐसी है कि जैसे वो इनके जीवन के अंदर है, तो फिर भी जैसे वो उन शक्तियों के बीच में आई हुई है और इनके ऊपर पूरी प्रकार से प्रभाव नहीं डलने देती। एक जैसे बहुत ही प्रोटेक्टिव एंजल टाइप ऑफ कैरेक्टर जो है इस कन्या का इनको नजर आता है, जिनके साथ ये प्रेम संबंध के अंदर हैं। तो ये उनको बहुत बोलते हैं कि भाई तुम कहीं और शादी कर लो, लेकिन वो नहीं मानती है। वो कहती है करूंगी तो तुम ही से करूंगी, नहीं करूंगी, अगर नहीं हुई तो जिंदगी भर कवारी बैठी रहूंगी, लेकिन मैं कहीं और विवाह नहीं करूंगी।
अच्छा, ये जो डायमंड फैक्ट्री है वहीं से इनका जो अपने कज़न है उनके साथ का झगड़ा और उनके साथ का ये जो भी कॉम्प्लिकेशन में फंसे हुए वहाँ से शुरू हुआ था। ये बताते हैं कि इनके जो कज़न है, अच्छा, जिस समय एक काम कर रहे थे, ये बताते हैं कि 18-20 हज़ार रुपये महीना इनको मिलने लग गया था। और ये काम करते करते ये जो डायमंड का जो बिजनेस है उस बिजनेस को खुद भी समझ पा रहे थे कि किस प्रकार से डायमंड्स को सोर्स किया जाता है, किस प्रकार से उनकी कटिंग होती है, किस प्रकार से उनकी सप्लाई होती है, जो कि इनको ऐसा लगता है कि आगे अगर ये खुद डायमंड का व्यापार करना चाहते, भले ही छोटे लेवल पे, तो इनको उसके अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली थी। इनको लगभग 6 महीने हो गए थे इस जगह पर काम करते हुए, लेकिन ये बताते हैं कि इनका वो जो कज़न है वो पिछले 2 महीने से इनको ऐसे परस्यू कर रहा था, कह रहा था कि अरे भाई, किस काम के अंदर तू लगा हुआ है, इसका कोई फ्यूचर थोड़ी है। आज तू कंप्यूटर ऑपरेटर है, कल को तू प्रमोट अगर होकर के क्या बन जाएगा, थोड़ी तेरी तनख्वाही तो बढ़ेगी, इसके अंदर तेरा भविष्य नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से वो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था और करके उसने इनको कन्विंस किया कि मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों मिलकर के एक कॉल सेंटर शुरू करते हैं। उस कॉल सेंटर के अंदर उसने बताया कि मैं नाइट के अंदर एक प्रोसेस है जो मैं चलाऊंगा और डे के अंदर एक प्रोसेस है जो तुम चलाना, और हम जो है इसको शुरू कर देंगे। दोनों ही प्रोसेस मेरे पास है, दोनों प्रोसेसेस के क्लाइंट्स मेरे पास हैं। ये भाई बताते हैं कि मुझे तो ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलनी आती नहीं थी, तो उसने बोला कि तू अंग्रेज़ी की चिंता मत कर, तुझे तभी तो मैं डोमेस्टिक प्रोसेस दे रहा हूँ चलाने के लिए, और जो जो अमेरिकन प्रोसेस है वो मैं चलाऊँगा, है ना, और जो भी उसका हमारा मुनाफा होगा अमेरिकन वाले का और इसका, वो हम आधा आधा कर लेंगे। अब ये भाई ऐसा बताते हैं कि जो ऑफिस लिया गया, जो स्टाफ रखा गया, उस बंदे ने इस प्रकार का अरेंजमेंट इनके साथ किया कि देख भाई, मेरे पास प्रोसेस है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो इनका बहुत सारा पैसा, इनको बड़े बड़े सपने दिखा करके कि डॉलर्स में ऐसे कमाई होती है, ये होता है, वो होता है, कह करके इनके काफ़ी सारे पैसे लगवा दिए। और ये बताते हैं कि अपने परिवार से, ये गरीब परिवार से ही बिलोंग करते हैं, जो इनको नौकरी भी मिली थी वो इनके पिताजी की 20-25 वर्ष की गुडविल थी डायमंड कंपनी के अंदर, उन्हें कुछ जान पहचान थी, तो उसके बेसिस पे जो है इनको वहाँ पे नौकरी मिली थी। वो नौकरी उस बंदे ने छुड़वा दी और इनको इस काम के अंदर लगा दिया। इन्होंने बताया कि कई महीनों तक ये प्रोसेस चला, जब तक मैं उधार ले पा रहा था मार्केट से तब तक वो प्रोसेस चला, क्योंकि इनको दूसरे जिनके कज़न है उन्होंने बताया था कि जो पेमेंट्स हैं वो 3 महीने बाद आती हैं, अमेरिका से 3 महीने बाद पेमेंट आएगी। जो दिन में ये काम कर रहे थे, दिन में जिस प्रोसेस में इनको उलझा करके रखा हुआ था, उसके अंदर ये बताते हैं कि कोई सेल्स वगैरह ठीक से हो ही नहीं पाई, हम वो काम कर ही नहीं पाए, तनख्वाहें भी अपनी जेब से देनी पड़ी, तो जितनी कमाई थोड़ी बहुत आती थी वो तनख्वाहों के अंदर ही चली जाती थी, और नाइट वाले प्रोसेस का खर्चा अलग चल रहा था जो मैं अपने जेब से दे रहा था। अब ये बताते हैं कि इनके कज़न ने इनको 4 महीने बाद बताया कि पेमेंट्स नहीं आई हैं, जिसकी वजह से काम बंद करना पड़ेगा, और ये लगभग 8-10 लाख रुपए के कर्जे के नीचे आ गए। ये बताते हैं कि इन्होंने बहुत उसको परस्यू किया, इनके 10 लाख रुपए जो है उन्होंने ख़राब करवा दिए। अब क्योंकि कहने को 10 लाख रुपए की बड़ी चीज़, इतनी बड़ी रकम भी नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास ना हो और जिस व्यक्ति के पास सोर्स भी ना हो इतना पैसा कमाने का, उसके लिए तो ये अमाउंट बहुत बड़ा है ना। तो ये भाई बताते हैं कि मैं जैसे लालच के अंदर फंस गया था कि मुझे एकदम से मैं करोड़पति हो जाऊंगा, डॉलर्स में मैं पैसे कमा लूंगा, इसके चक्कर में मैं धनाधन मार्केट से कर्जा लेता गया, और जैसे ही मेरी कर्जा लेने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई तो मेरा ये जो दोस्त है एक प्रकार से दफ्तर बंद करके गायब ही हो गया। अब क्योंकि उसके साथ रिश्तेदारी थी तो इन्होंने उसको काफ़ी परस्यू किया। ये बताते हैं कई महीनों पीछा पड़ने के बाद उसने इनको कुछ समय बाद का, लगभग 6 महीने साल बाद का 5 लाख रुपए का चेक दिया कि आधे पैसे मैं दे दूंगा, ठीक है, आधे का तेरा नुकसान, आधे का मेरा नुकसान। और इन्होंने बताया कि वो भी, उसको भी काफ़ी टाइम हो गया, उसने पैसे नहीं दिए, तो फाइनली इनको चेक जो है अपने बैंक अकाउंट में कैश करना पड़ा। और चेक कैश करने के बाद इन्होंने केस किया, अपने वो जो अपने कज़न के ऊपर केस किया, चेक बाउंस का केस किया, जिसके अंदर बताते हैं कि बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद उससे 1.5 या 2 लाख रुपए ही आए, और वो 1.5-2 लाख रुपए मैंने एक्सेप्ट करके जो है केस को ख़त्म कर दिया। लेकिन जो मार्केट है, मार्केट से जो मेरा कमिटमेंट है वो अभी भी है, और मतलब लोग मुझे चेज़ कर रहे हैं, मुझे अभी भी बहुत सारा जो पैसा है वो चुकाना है और वो मैं चुका नहीं पाया हूँ।
ये बताते हैं कि जब मैंने अपने कज़न के ऊपर केस किया तो उस समय पर उसके घर वालों की नज़रें मैं देखता था, वो ऐसी घृणा और नफरत से भरी हुई होती थी जिसके बारे में मैं क्या बताऊं। ये बताते हैं कि उनके घर वालों ने ही फिर ये ब्लैक मैजिक टाइप मुझे कराना शुरू किया, क्योंकि जब मैं इस केस को जीत गया था उसके बाद से जब पैसा उससे मेरे पास आया, उसके बाद ये बताते हैं कि इनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, इनको और बड़े अजीब अजीब से सपने आने लगे, इनका दिमाग जो है जितना चलता था उतना चलना सा बंद सा हो गया, और इनको कोई काम, उस नौकरी के बाद इनको काम धंधा भी नहीं मिल रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद अभी ये जो भाई हैं ये दुबई भी रह कर के आए हैं, पिछले 3-4 सालों से दुबई के अंदर थे। वहाँ की जो वहाँ जाने की जितना पैसा लगता है, फिर वहाँ पे जो ये काम करते थे उसको करके भी इन्होंने बोला कि मैंने वहाँ जा कर के भाई दिन रात काम किया, लेकिन फिर भी मेरा कर्जा अभी तक नहीं उतरा है। कुछ मैंने अमाउंट उसका उतार दिया है लेकिन नहीं उतरा है, और मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी कॉम्प्लिकेशन के अंदर है, और अभी भी इनको कई बार ऐसे सपने आ जाते हैं तो इनका सर वगैरह जो है वो भारी हो जाता है। तो मतलब आज भी वो आत्माएं इनके पीछे पड़ी हुई हैं और आज भी ये सब इनके साथ करवा रही हैं। तो ये भाई जानना चाहते थे कि इस कज़न से मेरा क्या रिश्ता है और उस कन्या से मेरा पूर्व जन्म का क्या रिश्ता है जो कि मुझे छोड़ती नहीं है, जो कि हर हाल में मेरा सहयोग करना चाहती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है। तो दोस्तों इसी चीज़ को लेकर के इन भाई का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया। इनके पास्ट लाइफ में इन्होंने क्या देखा वो हम आप सभी के साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप सभी के साथ साझा किया हुआ है। उस लिंक का इस्तेमाल करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई हीलिंग के सेशंस आप सभी के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, या और भी जो हमारे वीडियोस हैं, या और भी जो हमारे चैनल से जुड़े हुए अपडेट्स हैं, जब भी हम उन अपडेट्स को शेयर करते हैं तो अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर ही उन अपडेट्स को हम शेयर करते हैं, और रेगुलरली हम कनेक्शन में भी आप सभी के साथ अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ही रहते हैं। तो जो भी हम अपडेट शेयर करें आप उसको मिस ना करें, वो अपडेट आप सभी को प्राप्त हो जाए। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आप सभी से हमारा अनुरोध है कि व्हाट्सएप चैनल को आप ज़रूर फॉलो कर लें। और हमारा ये चैनल भी, यूट्यूब चैनल, आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल के ऊपर होंगे उतना ज़्यादा हमारी जो वीडियोज़ हैं इनको प्रमोट करने में हमारे को सहयोग मिलेगा। और भी भाई बहन जिनको शायद इस जो ये कार्मिक अकाउंट्स की जो फिलॉसफी है इसके अंदर, जैसे लोग एंटैंगल्ड इनके अंदर फंसे हुए हैं, इनका ज्ञान उन और आत्माओं तक पहुंच पाएगा जिनको शायद इस नॉलेज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आइए दोस्तों अब आप सभी के साथ साझा करते हैं कि हमारे इस भाई ने अपने पूर्व जन्म के अंदर क्या देखा, ये कौन थे, इन्होंने क्या किया था, और क्यों इनका ये गहरा कार्मिक अकाउंट इन सभी लोगों के साथ अपने इस जीवन के अंदर था। तो दोस्तों अपने पहले दृश्य के अंदर ये ऊपर की तरफ देखते हैं तो इनको खुला आसमान नज़र आता है, दोपहर का समय नज़र आता है, नीचे इनको सूखी मिट्टी नज़र आती है। जब हम इनसे पूछते हैं कि पैरों में क्या पहना है तो ये बताते हैं कि मैंने पैरों में कुछ नहीं पहना है, मैं नंगे पैर हूँ। और अमूमन तौर पे तो जो प्रोसेस होता है पीएलआर के अंदर दोस्तों, उसके अंदर क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ नज़र को लाया जाता है कि पैर देखते देखते आप ऊपर की तरफ देखो और बताओ ऊपर अब आपने क्या पहना है, फिर उसके ऊपर आपने क्या पहना हुआ है, इस प्रकार से होता है। तो अमूमन तौर पे लोग जो है नीचे बताते हैं कि मैंने धोती पहनी है, पैंट पहना है, पजामा पहना है, कुछ ऐसा बताएं। तो पहली बार हमारे साथ ऐसा केस हुआ जिसके अंदर भाई ने बताया कि मैंने नीचे जो है चड्डी पहनी हुई है। तो हमने इनसे पूछा चड्डी पहनी हुई है, इन्होंने कहा हाँ मैंने केवल नीचे चड्डी पहनी हुई है, पैर नंगे हैं, ऊपर चड्डी है। हमने कहा कि थोड़ा और ऊपर देखो, थोड़ा और ऊपर देखा तो इन्होंने बताया कि मैंने सफ़ेद रंग की एक शर्ट पहनी हुई है। शर्ट है या कोई कुर्ता टाइप है ऐसा कुछ इनको लग रहा था, उसमें श्योर नहीं थे। और फिर उन्होंने आगे बताया कि मैं एक लगभग 14 वर्ष की आयु का बच्चा हूँ और अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो हमने इनसे काफ़ी पूछा कि यहाँ क्या करने आए हो, खेल रहे हो, क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये जो लड़का है ये थोड़ा कुछ गुमसुम सा है, ये अपने आप में खोया हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ मैं खेलने के लिए आया हूँ क्या है।
लेकिन थोड़ी देर बाद हमें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे ये जिस बच्चे को वहाँ देख रहे हैं जो कि खुद ही थे, वो बच्चा एस्केप करके कहीं से आया हुआ है। जैसे एक कोई स्थान है जहाँ पर वो नहीं रहना चाहता, उस स्थान से अलग कहीं पर आया हुआ है, बस खड़ा हुआ है, टाइम पास कर रहा है। और ऐसा हमें क्यों लग रहा था, आगे चल करके हमारे को ये चीज़ क्लैरिफाई भी हुई। तो इन्होंने देखा कि ये भारतीय मूल का ही बच्चा है, भारत में कहीं थे। और तो खुले मैदान में काफ़ी देर तक ये घूमते रहे, खड़े होते रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस दी और हमने कहा कि जो भी आपका घर है उस जीवन के अंदर, उस घर के पास पहुंचने की स्मृति लेकर के आओ। तो जब ये अपने घर के बाहर पहुंचे, पूर्व जन्म का घर जब इनको दिखाई दिया, तो इन्होंने ऐसा देखा कि एक लकड़ी का बना हुआ घर है, जिससे कुछ ऐसा सिग्निफाई हो रहा था कि शायद कहीं पहाड़ों के आसपास वाला शायद एरिया, क्योंकि पहाड़ों के आसपास वाले एरिया के अंदर ही जो है लकड़ी के घर होते हैं। तो लकड़ी का घर है। और इन्होंने बताया घर बहुत बड़ा नहीं है, घर कोई छोटा सा ही घर है और दरवाज़ा घर का खुला हुआ है। तो हमने इनको कहा कि घर के अंदर जाओ। तो घर के अंदर जाते ही इनको वहाँ पर एक छोटी बहन नज़र आई जो कि वहाँ खेल रही थी। तो हमने काफ़ी कोशिश करी, हमने कहा कि छोटी बहन से बात करो। तो इन्होंने बताया कि छोटी बहन ना मुझसे बात नहीं कर रही है। हमने कहा कि उस छोटी बहन का हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ के थोड़ा झंझोड़ो उसको कि क्यों बात नहीं कर रही है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। पीएलआर के दौरान बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कराया जाता है। तो मेमोरीज और मैनिफेस्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति है वो स्विच कर रहा होता है, उसके बेसिस पे जो है जवाब आ रहे होते हैं। तो जब हमने ऐसा बोला कि आप ऐसा ऐसा करो, तो इन्होंने बोला कि वो जो मेरी बहन है वो मेरा हाथ नहीं पकड़ रही है और वो मुझे अवॉइड कर रही है। तो हमने कहा कि वो छोटी बहन है, उसको थोड़ा तुम झंझोड़ करके बोलो कि ऐसा क्यों कर रही हो और घर में बाकी लोग कहाँ हैं। तो उन्होंने जैसे ये प्रश्न पूछा तो इनको ऐसा नज़र आया कि इनकी बहन जो है, इनके पिताजी कहीं जैसे घर के अंदर ही सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं, ऊपर एक एरिया है, तो ऊपर कहीं जा कर के इनके पिताजी बैठे हुए हैं, घर के अंदर ही सीढ़ियाँ ऊपर जा कर के बैठे हुए हैं। तो उसने वहाँ पे इशारा किया। तो ये बताते हैं कि मैं पिताजी के पास चला गया हूँ। अब पिताजी को ये देखते हैं तो पिताजी इसकी तरफ देख नहीं रहे हैं, मुंह फेर करके बैठे हुए हैं। तो हमने कहा कि पिताजी से बात करो कि क्या कुछ नाराज़ हैं, क्या है। तो जैसे ही ये बताते हैं कि जैसे ही पिताजी ने इनकी तरफ देखा तो गुस्से से लाल उनकी आंखें हैं और चिल्ला करके उन्होंने कुछ बोला कि तुम ये छोड़ करके आए हो। अब दोस्तों, ये ट्रांस में थे और आपको पता है कि हम अपने सारे सेशंस जो हैं वो ऑनलाइन करते हैं। तो ये कोई शब्द बोल रहे थे, वो शब्द हम सुन नहीं पाए। तो इनके पिताजी लेकिन कुछ कह रहे थे कि जैसे इनका कुछ सामान है जो कि ये स्कूल में छोड़ आए हैं, और इनके पिताजी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और उनको बोल रहे हैं कि जाके स्कूल से लेकर के आ। अब ये बताते हैं कि ये कोई बहुत पुराना समय नज़र आ रहा है, तो स्कूल कहीं आसपास नहीं है, स्कूल कहीं बहुत दूर है, किसी अलग किसी दूर गांव में जा कर के स्कूल है, कई गांव पार करके जाना पड़ता है। तो मैं पिताजी को बोल रहा हूँ मैं कैसे लाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जो पिताजी वो माफ़ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारे को ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ एक बच्चा क्या भूल गया होता है, बैग भूल गया होगा, किताब भूल गया होगा, पानी की बोतल भूल गया होगा, लंच बॉक्स भूल गया होगा, ऐसा ही कुछ भूला होगा स्कूल के अंदर। पर जिस प्रकार से इनके पिता रिएक्ट कर रहे थे तो उसमें लग रहा था हमारे को कि बात कुछ और है और पिता इस चीज़ के ऊपर नाराज़गी दिखा रहे हैं। बहरहाल तो काफ़ी प्रयास हम कर रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ पा रहा था कि असली में बहन क्यों बात नहीं कर रही है, बहन क्यों अवॉइड कर रही है और पिताजी भी ऐसे क्यों रुष्ट हैं। और बार बार इनको दिखाई दे कि जब ये उनके आसपास हों तो वो चिल्ला रहे हैं, इनके ऊपर नहीं भी चिल्ला रहे, इनके आसपास है तो वैसे ही चिल्ला चिल्ला करके बातें कर रहे हैं। तो इनको ये जो घर के अंदर नेगेटिविटी का माहौल है ये पसंद नहीं है, जिसकी वजह से ये समय समय पर घर से बाहर चले जाते हैं और बाहर उसी मैदान के अंदर खड़े होकर के समय बिताते हैं। फिर हमने थोड़ा और बोला, हमने कहा कि आपके इस जीवन के अंदर जो समस्या है उससे जुड़े हुए दृश्य के अंदर जाइए। अब उससे जुड़े हुए दृश्य के अंदर गए तो फिर इन्होंने खुद को उसी घर के अंदर देखा। कपड़े इनके थोड़े बदल गए थे और इनको ऐसा नजर आया कि इनके हाथ में एक चौक है और चौक से ये जमीन पर कुछ लिख रही हैं।
अब हमने काफ़ी प्रयास किया कि भाई आप पता करो क्या लिख रहे हो क्या, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बच्चा ऐसे ही कुछ स्क्रिबल कर रहा है, कुछ ड्रॉ कर रहा है, जो भी वो चौक से ज़मीन पे लिख रहा है उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो अपने आप में लगा हुआ है। और इस दृश्य में जो एक चीज़ अलग थी वो ये थी कि इनको अपनी माँ नजर आई, और माँ को इन्होंने देखा कि एक चारपाई है जिसके ऊपर माँ बैठी हुई है, उसने दीवार को टेक लगा रखा है, और चारपाई पे बैठ करके माँ जो है बहुत रो रही है। जैसे वो होता है ना कि अपना बैठे होते हैं तो घुटने के अंदर सर दे करके इंसान रो रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा रो रही हैं। तो हमने इनको कहा कि माँ से जाओ पूछो क्यों रो रही है। तो ये इन्होंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और पूछा कि क्यों रो रही हैं। तो इनको ऐसी भासना आई कि जैसे माँ इसलिए रो रही है क्योंकि उनको छोटे भाई की याद आ रही है। अब यहाँ पे इनको स्मृति आती है कि ये जो जीवन है जिसमें परिवार देख रहे हैं कि एक माँ है, एक बाप है, एक बहन है और एक ये हैं, इन सब के अलावा इस घर में इनका एक छोटा भाई भी था जो कि अभी नहीं है। तो हमने इनसे पूछा कि माँ से पूछो छोटा भाई कहाँ गया, छोटा भाई कहाँ गया। तो ये ऐसा बोलती हैं कि इनकी माँ इनको एक संदूक दिखा रही है, एक संदूक की तरफ इशारा कर रही है। तो हमने इनसे कहा कि जिस संदूक की तरफ इशारा कर रही है आप एक बार उधर जाइए, देखिए उसके अंदर क्या है, छोटे भाई के कपड़े हैं क्या है। तो ये ऐसा बताते हैं कि जैसे ही ये गए और इन्होंने संदूक को छुआ, तो उस संदूक को छूने से कुछ मेमोरीज इनकी जागृत हो गई, कुछ इनको फ्लैशेस आने लगे कि ये जो संदूक है इसके अंदर इनको ऐसा नजर आया कि ये लोग खेल रहे थे और इनका छोटा भाई जो है शायद संदूक के अंदर छुप गया और इन्होंने उस संदूक को बंद कर दिया था। संदूक को बंद करने के बाद ये भूल गए थे कि इन्होंने अपने छोटे भाई को वहां छुपाया है। खेलते खेलते वो उस खेल को ही भूल गए और ये कहीं और बाहर घूमने चले गए थे। और ये कुछ ऐसा था जब इनके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे, और फिर ये बताते हैं कि जब सब लोग घर वापस आए तो ये तो घर पे नहीं थे। तो घर वाले जब इनके माता पिता घर पे आए, उन्होंने संदूक खोला तो उनके अंदर इनका छोटा भाई था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब यहाँ पर दोस्तों इनको ये बात समझ में आई कि जो छोटा भाई है उसकी मृत्यु का जो गम है, उसने उस इमोशन ने सारे घर वालों को डिस्टर्ब कर दिया है। इनके जो सारे घर वाले हैं वो इस चीज़ से नाराज़ हैं कि ये, अच्छा वो छोटा भाई इनसे काफ़ी छोटा था उम्र में, जैसे ये 13-14 साल के थे, शायद वो 6-7-8 साल का था, तो बहुत छोटा बच्चा था वो। तो सबको ये था कि तुम्हारी मूर्खता की वजह से, तुम बड़े थे, तुम्हारे को इतनी समझ होनी चाहिए थी। तो घर वालों ने कहा कि तुमने अपने छोटे भाई को मार दिया, और उस छोटे भाई का जो गम है वो परिवार के जिनके माता पिता हैं वो भुला नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने जो बेटी है अपनी, जो कि उतनी छोटी तो नहीं है, इनसे 2-3 साल ही छोटी नजर आ रही थी, लेकिन उसको स्ट्रिक्ट हिदायत दे रखी है कि अगर तू इसके साथ बात करेगी, इसके साथ खेलेगी, इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखना है वरना ये तुझे भी मार देगा। इस वजह से परिवार वाले ठीक से बात नहीं करते हैं, पिताजी चिल्लाते रहते हैं। अब हमने इनसे पूछा कि पिताजी और ये जो परिवार वाला, जो आपके परिवार वाले हैं, कितने वर्षों तक परेशान रहे। तो इन्होंने ऐसा बताया कि मेरे भाई के जाने के बाद 3 साल तक सब परेशान रहे थे। उसके बाद इन्होंने परेशानी दिखानी बंद कर दी और फिर जीवन जो है आगे चलता रहा। लेकिन इसी समय जब इनके भाई की मृत्यु हो गई थी तो इनको एक ऐसा और दृश्य नज़र आया कि इनका एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। जब ये बहुत अकेला फील करते हैं अपने घर में, क्योंकि घर वाले इनको अकेला फील करा रहे थे। देखिए कुछ गलती इनकी थी भी, लेकिन जानबूझ के इन्होंने अपने भाई के साथ ऐसा नहीं किया था। लेकिन वो होता है ना कि जब व्यक्ति डिस्टर्ब्ड होता है तो वो सही तरह से बिहेव नहीं कर पाता। तो इस चीज़ के चलते बताते हैं इनका एक बहुत घनिष्ठ मित्र है जिसके घर ये चले जाया करते हैं। और इस समय पर जो इनका मित्र है उसकी जो माँ है, माँ जो मित्र की है वो इनकी माँ बन करके इनकी देखरेख कर रही है। ये उनके पास जाकर के काफ़ी रोते भी हैं कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे गलती हो गई। तो वो जो
लेडी है उसको बहुत दुख है इनके लिए कि इस लड़के ने भी अपने छोटे भाई को खो दिया है, लेकिन कोई भी इस बात को समझ नहीं रहा है। तो उनकी जो लेडी हैं, जो इनके दोस्त की माँ हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं इनको लेकर के। और वो जो है इनको, जैसे घर वाले समय पर खाना नहीं देते हैं कुछ नहीं, तो कभी खाना खिला देती हैं, कभी मतलब इनको जो मॉरल सपोर्ट है वो इनका जो घनिष्ठ मित्र है उनकी माँ जो है वो देती रहती हैं। और फिर इन्होंने एक दृश्य भी देखा जिसके अंदर ये रो रहे हैं, उन्होंने इनको गले से लगाया हुआ है, और वो बार बार उसको कह रही हैं कि बच्चे तुम मत रो, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम मत रो, तुम्हारी गलती नहीं है, हो गया, ध्यान रखना आगे से दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो, तुम्हारी गलती नहीं है, खेल खेल में हो गया, बच्चे अपने आप को माफ़ करो। तो वो जो लेडी हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं इनको लेकर के। बाकी फिर जो है थोड़ा आगे जा कर के इन्होंने अपना दृश्य देखा, तो उसमें इन्होंने डेथ का अपना दृश्य देखा। तो इन्होंने देखा कि इनके डेथ के समय पर ये अब तो काफ़ी बड़ी इनकी उम्र हो गई है, 40-45 वर्ष की आयु के हो गए हैं, लेकिन कोई भी इनके साथ नहीं है। शायद माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, बहन का कहीं दूर विवाह हो चुका है, तो ये घर के अंदर अकेले हैं और अपनी मृत्यु के समय जमीन पर गिरे हुए हैं और छटपटा रहे हैं, और कोई भी इनके साथ नहीं है। सब लोग इनकी एक प्रकार से जैसे इनको छोड़ करके चले गए हैं। तो अपनी मृत्यु ऐसे इन्होंने अंत होते हुए देखा। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा इन्होंने अपना पूर्व जीवन का दृश्य देखा, इसके अंदर इन्होंने सभी लोगों को जो है आइडेंटिफाई कर लिया था। दोस्तों अपने पूर्व जीवन के अंदर जो इनके पिताजी हैं उनको इन्होंने अपने उसी मित्र के रूप में आइडेंटिफाई किया जिस मित्र ने पहले तो इनका नुकसान कराया। उसके बाद जब इन्होंने अपना ही पैसा रिकवर किया तो उसके गुस्से के अंदर आकर के इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया। फिर जो बहन इनको नजर आई थी, पिताजी तो वो मित्र के रूप में नजर आए, जो बहन इनको नजर आई थी पूर्व जीवन के अंदर जो बात नहीं कर रही थी, वो उसी मित्र की पत्नी के रूप में नजर आई, और वो भी कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक करने में इन्वॉल्व होंगी। अच्छा, इन्होंने एक और विशेष बात है जो हम बताना भूल गए, तो उन्होंने बताया था कि जो इनका मित्र है उनकी माँ और उसकी पत्नी मिलकर के ब्लैक मैजिक कराती हैं। इनको गले मोहल्लों की औरतों से, जैसे माँ से जो नेटवर्क होता है मोहल्ले का, उससे पता लगा कि यही दोनों हैं जो आके ये चीज़ें रखती हैं। तो अपनी बहन को इन्होंने अपने उस मित्र की पत्नी के रूप में देखा, और जो माँ थी, जो माँ रो रही थी ना, है ना, उसको इन्होंने अपने उसी मित्र के इस जीवन के जो माँ हैं उनके रूप में देखा। तो ये सारे जो रिश्ते इन्होंने आइडेंटिफाई किए, और फिर इन्होंने जो इनकी गर्लफ्रेंड हैं, जो किसी भी हाल में इनको छोड़ना नहीं चाहती, जो कि उसी समय से इनके जीवन के अंदर आई जिस समय से एक टर्मोइल इनकी लाइफ के अंदर इस मित्र के प्रति शुरू हुआ था। दोस्तों इनकी वो गर्लफ्रेंड, इनके वो जो बेस्ट फ्रेंड था ना पूर्व जीवन के अंदर, उनकी जो माँ थी, जो इनको कह रही थी कि बच्चे तुम्हारी गलती नहीं है, जो कि इनका ख्याल रखती थी, जिनको इन पे बहुत दया आती थी, वो जो इनके मित्र की माँ थी पूर्व जीवन के अंदर, उनको इन्होंने अपनी इस जीवन की गर्लफ्रेंड के रूप के अंदर आइडेंटिफाई किया। इसी के साथ साथ दोस्तों फिर जब ये सब हो गया तो जब प्रोसेस होता है तो वापस आने से पहले एक बार दोबारा से स्पिरिचुअल गाइड के पास जाया जाता है। स्पिरिचुअल गाइड के पास इन्होंने भेजा, और जो भी इनका हिसाब किताब आपस में वापस रह गया है तो उसकी क्षमा को प्राप्त कराने के लिए इनके उस मित्र को, उसके परिवार वालों को वहाँ पे आवाहन किया गया। तो वहाँ पर जब उनसे आत्मिक स्वरूप में बात की गई तो उन आत्माओं ने यह बताया कि हमने वो जो 3 साल बाद इनको कुछ कहना बंद कर दिया था, ताने मारना बंद कर दिया था, तो ये बताते हैं, इन्होंने पूछा था इनको वहां पे कि भाई आपने तो मुझे माफ कर दिया था ना, तो इस जीवन के अंदर दोबारा दुख क्यों दिया? तो उन्होंने सबने यही बात बोली कि हमने समाज के दबाव में तुम्हें बातें सुनाना बंद किया था, लेकिन अंदर से हमने कभी भी तुम्हें माफ नहीं किया था, क्योंकि जो तुमने हमसे छीन लिया था वो वापस नहीं आया हमारे पास। तो ओवरऑल इनको वहां पर यही नजर आ रहा था कि वो आत्माएं अभी भी रुष्ट हैं। जब ये क्षमा भी मांग रहे थे तो वो क्षमा करने को तैयार नहीं थी। तो बहरहाल तो यहाँ पर फिर जो है सारा दृश्य इनका वो वाला ख़त्म हो गया। इनके स्पिरिचुअल गाइड से जब गाइडेंस लिया गया तो स्पिरिचुअल गाइड ने इनको कहा कि बच्चे क्षमा मांगो,
जितनी मांगनी पड़े क्षमा मांगो। तो भाई बाद में भाई को यही एडवाइस किया गया कि इन सभी आत्माओं के प्रति आप अभी का हिसाब किताब ना देखो उन्होंने क्या नुकसान किया क्या नहीं किया। ये जो आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो, भले ही वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन उनकी शक्तियों के प्रभाव से, उनकी नेगेटिव थॉट्स की आपके प्रति आप अपने जीवन के अंदर कामयाब नहीं हो पा रहे हो, उन्होंने ब्लॉकेजेस आपके लाइफ के अंदर क्रिएट किए हुए हैं। तो भाई को हमने यही एडवाइस किया कि भाई आपको क्षमा योग का अभ्यास करना चाहिए, और किस प्रकार से अभ्यास किया जा सकता है इसके ऊपर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भाई को दिया। और तो जो इनके स्पिरिचुअल गाइडेंस को यही गाइड किया था उन्होंने कि जैसे जैसे उनके वहाँ से उनकी उग्रता कम होती जाएगी, उनसे क्षमा आपको प्राप्त होती जाएगी, वैसे वैसे आप अपने जीवन के अंदर तरक्की करने लगेंगे, सारे ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जो कहानी हमने आप सभी के साथ साझा करी, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आज की कहानी में आपको क्या अच्छा लगा, इससे आपने क्या शिक्षा ली। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।